बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे MKT 630 आफ्टर मिड का। ये हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो कि बिफोर मिड ही दो लेसन्स में स्टार्ट हुआ हुआ था, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। जी है जी, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन के हवाले से प्रीवियस भी हमने बात की, दोबारा थोड़ी सी रिपीट कर दूं ताकि आप लोगों का वो रिमाइंड हो जाए कि डाटा कलेक्शन की दो टेक्निक्स होती हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन और दूसरे सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो कि डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन, तीनों में से किसी भी मेथड में। अब इंटरव्यू क्या क्या टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, क्वेश्चनेयर, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, वो सारी चीजें सेपरेट। इन तीनों में से किसी भी मेथड से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से, तो वो हमारा प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है। आज हमने बात करनी है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन क्या होती है? सेकेंडरी का मतलब ही आप जान रहे हैं कि दूसरी दफा डाटा कलेक्ट हो रहा है। अब देखें, जो डाटा एक दफा कलेक्ट हो चुका है उसको दोबारा कलेक्ट करने की जरूरत मेरा नहीं ख्याल है। अब एक दफा आप कोई भी काम कर लें, कोई भी चीज देख लें। फर्ज करें हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एक टेलर की बात कर लेते हैं। टेलर ने स्टिचिंग करनी है कपड़े की, तो उसने नाप ले लिया, तो नाप लेके लिख लिया, तो वो उसी से स्टिचिंग कर लेगा। अब उस बंदे ने कहीं और नाप देना है, तो वो क्या अपने पहले ही टेलर से नाप लेके दूसरे को दे देता है। हर चीज पहले से बनी हुई है, उस टेलर ने ऑर्गेनाइज की हुई है, वही वो दूसरे को हैंड ओवर कर देता है। तो ये जो उसने दूसरा काम सेकंड टाइम हैंड ओवर का काम हुआ है, ये सेकंडरी डाटा था। क्या होता है कि जैसे हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान में, उसके अलावा जो मरदमशुमारी की जाती है, ये मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म का डाटा कलेक्ट करता है। अब उस डाटा की किसी को भी जरूरत होती है, तो वो खुद डायरेक्टली डाटा नहीं कलेक्ट करता, वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो जो है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, उनसे वो डाटा रिसीव कर लेता है। इसी तरह से ये थोड़ी सी डिटेल समझानी जरूरी थी, लेकिन हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है इश्यूज इन इंटरनेशनल रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। ठीक है जी। जो इंटरनेशनल रिसर्च है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर सकते हैं। मेजर प्रॉब्लम इज द अनसिमिलैरिटी विद फॉरेन एनवायरनमेंट। हमारी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो हमारी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से सिमिलैरिटी ना होना है। क्या मतलब इस बात का? अब देखिए, हमारा एनवायरनमेंट और है, इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज है उनका एनवायरनमेंट और है। वहाँ के लोग चीज़ें और पसंद करते हैं, वहाँ के मार्केटिंग का स्टाइल डिफरेंट है, वहाँ पे चीज़ें बेचने का स्टाइल डिफरेंट है, वहाँ चीज़ें की पैकेजिंग का स्टाइल डिफरेंट है। तो ये जो फेमिलियरिटी होती है, ये थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। To reduce the past of uncertainty, some explanatory research at the early stage of research process is often fruitful. हम पहले से ही कुछ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं ताकि हम अनसर्टेन कंडीशन से बच सकें। और इसी पर्पस के लिए हम सेकंड डाटा की तरफ चलते हैं कि जिन इदारों ने, जिन लोगों ने पहले से डाटा कलेक्ट किया हुआ, हम डायरेक्टली उनसे रब्ता करते हैं, जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल होता है और लो कॉस्टेबल होता है। फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के कुछ फ्रेमवर्क की बात करेंगे। इसमें हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या आता है, इनफॉर्मल या अनस्ट्रक्चर्ड ये रिसर्च होती है। इसमें हम सेकंड डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, एक्सपीरियंस सर्वेज, केस एनालिसिस, फोकस ग्रुप्स। अब ये देखें, ये 4-5 टेक्निक्स जो हैं, इनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सेकंड डाटा जो मैंने आपको बताया, पहले से डाटा कलेक्ट है, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे, बंदा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक सर्वे करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है और इस चीज़ को जज करता है कि हमें कहाँ पे क्या लूप होल है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो केस स्टडीज मौजूद है उनके एनालिसिस किए जाते हैं। फोकस ग्रुप, जो कुछ लोग इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, आप उन्हीं को स्टडी कर लेते हैं। या प्रोजेक्टिंग टेक्निक्स, आस्किंग पार्टिसिपेंट टू एक्ट इन कंट्रोल स्टिमुलेटेड कंडीशंस, यानी कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिस तरह लेबोरेटरी के में कुछ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए होते हैं, और ये अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक प्रॉपर फॉर्मल रिसर्च होती है, जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, कंपेटिटिव कौन है, हम कौन सी प्रोडक्ट, कौन से ब्रांड, किस डिज़ाइन के साथ, किस साइज़ के साथ मार्केट में आ रहे हैं, ये क्या साइज़ में बनाना है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, किस पे प्लेस पर परचेज़ करना है, सेल करना है, होलसेल करना है, रिटेल सेल करनी है, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स,
अब हम डाटा कलेक्शन के लिए अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी अल्टरनेटिव्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, कंट्री रिसर्च रिपोर्ट्स, ट्रेड प्रोडक्शंस, ये सारी चीज़ें वो हैं जहाँ से हम डाटा अपना कलेक्ट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपने मामला यानी कि अपनी डाटा कलेक्शन के लिए, ताकि हम अपनी रिसर्च को फुलफिल कर सकें, कंप्लीट कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ गया डाटा क्वालिटी। सेकंड डाटा में ये चीज़ भी हम देखते हैं कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, हम इंफॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे और हमारी इंफॉर्मेशन की कंसिस्टेंसी क्या होगी। ठीक है, खैर चलें। डाटा क्वालिटी, टाइम लाइन्स, एक्यूरेसी, रेलेवेंस। डाटा की क्वालिटी ये 3 चीज़ों पे मैटर करती है कि क्या डाटा हमारे रेलेवेंट है, डाटा एक्यूरेट है, क्या जिस टाइम लाइन में हम हैं, इसी टाइम लाइन का डाटा, ये ना हो कि डाटा पुराना पिछले 10 साल या 5 साल पुराना हो, तो यहाँ तो हर अगले दिन चीज़ें बदल रही हैं, तो पिछला 5 साल 10 साल का डाटा हमारे किस काम आएगा। अब कुछ इश्यूज़ भी आते हैं सेकेंडरी रिसर्च में, जिसमें एक्यूरेसी ऑफ डाटा, समटाइम डाटा एक्यूरेट नहीं होता, क्वालिटी या रिलायबिलिटी का इश्यू आ सकता है। जिसने डाटा कलेक्ट किया होता है, उसने ठीक से कलेक्ट ना किया हो, तो वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इस तरह के कुछ इश्यूज़ आते हैं। ठीक हो गया जी? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जी, यही टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। अब हम जाएंगे डाटा कलेक्शन प्राइमरी के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में ही बताया, प्राइमरी डाटा कलेक्शन में हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो हमारे पास है, सिंपल है कि हमने वाया क्वेश्चनर कलेक्ट करना है, वाया इंटरव्यू और वाया ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे डाटा कलेक्शन के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने देखना है कि हमारी पॉपुलेशन का सैंपल क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन क्या है और उसका हमने सैंपल कितना रखना है। क्वेश्चन मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू वेरियस कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द रिस्पोंडेंट। क्वेश्चन जो है वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, मुख्तलिफ कल्चर सोशल बैकग्राउंड से होने चाहिए। ये ना हो कि क्वेश्चन जो है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर क्लास को टारगेट कर रहे हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सूटेबल ना हो, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगा। तो फिर आपका जो डाटा है वो भी जो डाटा कलेक्शन आप कर रहे हैं जो रिसर्च वर्क के लिए, वो भी ऑथेंटिसिटी उसकी लूज हो जाएगी। डाटा कलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी फिजिबल इन एवरी इंटरनेशनल मार्केट। आपका जो प्रोसेस जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो हर इंटरनेशनल मार्केट में फिजिबल हो। फिर उसके बाद हम डाटा कलेक्शन का तरीका का डिजाइन करके फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल नीड्स टू डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंट सो दैट डाटा कलेक्शन में बी करेक्टली इम्प्लीमेंटेड। और एग्जीक्यूशन क्या है कि हम ये देखते हैं कि डाटा जो है वो करेक्टली, जो हमारा मेथड है वो करेक्टली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। अब प्राइमरी डाटा में इश्यूज क्या आते हैं, अच्छे खासे इश्यूज आते हैं। आपके रिस्पोंडेंट की बायसनेस आ जाती है। ठीक है, रिस्पोंडेंट को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है। समटाइम वो अवेलेबल नहीं है टेलीफोन पे या किसी भी तरीके से, उसके पास टाइम नहीं है। आप ईमेल के थ्रू उनसे राब्ता करते हैं, जिस तरह भी राब्ता करते हैं उस तरह वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। यानी कई तरह के इश्यूज आते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आती हैं, कल्चरल वेरिएशंस हैं। ठीक है, सोच डिफरेंट है, टाइमिंग डिफरेंट है, फिर लोगों के काम करने का अंदाज डिफरेंट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं। क्वेश्चन नीड टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ कंसेप्चुअल फंक्शनल ट्रांसलेशन। अब समटाइम आपका क्वेश्चन है बहुत लेंथी होता है, तो जो रिस्पोंडेंट है वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत से इश्यूज जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 21 है जी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। हम जब डाटा कलेक्ट कर चुके हों तो फिर उनके हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। क्या हमें उसका एनालिसिस किस तरह से करना है, उसकी जब एनालिसिस कर चुके तो फिर इंटरप्रिटेशन करनी है और फिर एट द एंड रिपोर्ट तैयार करनी है। ये 3 प्रोसेस हमारे रहते हैं। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट करना था, वो सारे सोर्सेज देखे, प्राइमरी करना है, सेकेंडरी करना है। वो सोर्सेज डिजाइन करके, क्वेश्चन अगर प्राइमरी है तो क्वेश्चन या इंटरव्यू जो भी चीज़ है वो डिजाइन करके फिर हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करके फिर हम कर लिया अब डाटा कलेक्शन। अब हमें एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट प्रिपरेशन की तरफ आना है। सबसे पहले जी, मार्केट रिसर्चर शुड इंश्योर दैट फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर एड्रेस्ड इन द रिसर्च एनालिसिस। एनालिसिस के लिए सबसे पहली चीज, डाटा सोर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट किया है। डाटा प्रोजेक्शन मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। आप डाटा की जो प्रोजेक्शन आपने किए हैं, डाटा इकट्ठा किया है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास होनी चाहिए। आपने इंटरव्यू के थ्रू किया, जिस तरह भी आपने किया, जो से भी सोर्सेज आपने यूज किए। फॉर ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चनेयर and the international marketing research analysis report for the following equivalence of language। अब आप जाहिर बात क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो फिर आपने लैंग्वेज इक्विवेलेंस का ख्याल रखना है। ठीक है, कल्चरल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो आप क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन शो कर रहे हैं।
वो उनके कल्चर के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि आपका जो डाटा है वो फ्रूटफुल साबित हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? डेफिनिशन एरर कॉज्ड बाय द वे प्रॉब्लम टू डिफाइन। आपने जो क्वेश्चन डिफाइन किया, हो सकता है वो उनके कल्चर के मुताबिक ना हो। आपने जो क्वेश्चन डिजाइन किया वो उसकी लैंग्वेज सेम ना हो, कोई भी, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रिसर्च टेक्निक्स फॉर एनालाइजिंग इंटरनेशनल डाटा। इंटरनेशनल डाटा को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक्स हैं उसमें हमारे पास है डिमांड पैटर्न एनालिसिस, फिर मल्टीपल फैक्टर इंडेक्सेस और इनकम इलास्टिसिटी मेजरमेंट, मार्केट एस्टिमेशन ऑफ एनालॉजी, इन सब चीज़ों को देखते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन सबको देखते हैं और ये हमारा टॉपिक भी लास्ट है रिसर्च टेक्निक्स का और हमारा ये रिसर्च प्रोसेस का जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिमांड पैटर्न एनालिसिस में हमारे पास आ गया इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैटर्न प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू मार्केट डिमांड because they generally reveal consumption pattern, production pattern and are helpful in assessing market opportunities. अब ये क्या है? डिमांड पैटर्न एनालिसिस जो है, हम इसमें ये देखते हैं मार्केट डिमांड हम देखते हैं, लोगों का कंजप्शन पैटर्न देखते हैं, प्रोडक्शन अपना प्रोडक्शन पैटर्न देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है। हम यानी कि डिमांड पैटर्न एनालिसिस जो हमें इन चीज़ों की तरफ फोकस करता है कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपका प्रोडक्शन पैटर्न क्या है और कौन सी चीज़ें जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है। ये सारी चीज़ें हमें बावर करवाता है ये डिमांड पैटर्न एनालिसिस। दूसरा हमारा मल्टीपल फैक्टर इंडेक्सेस। A multiple factor indexes measure market potential indirectly using as proxies a number of variables that intuition or statistical analysis reveal to be closely correlated with potential। अच्छा जी, मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस जो है, इसमें हमारे पास बहुत से फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और उन वेरिएबल्स को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि ये वेरिएबल्स किस किस तरह से आपस में कोरिलेट हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि a model forecasting the demand of television set in international market could be a function of market size of TV, consumer capacity to be TV। यानी कि अगर हम वो टीवी की मिसाल दे रहा है कि हम टीवी के लिए डाटा कलेक्शन इंटरनेशनल मार्केट जा रहे हैं, तो हमें देखना है कि टीवी की मार्केट का साइज क्या है, कंज्यूमर्स की कैपेसिटी कितनी है, वो किस तरह के टीवी परचेज कर सकते हैं, किस तरह के टीवी यहाँ लाइक किए जाते हैं, किस साइज के। अब ये मल्टीपल चीजें इनके लिए हम देखते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर एनालिसिस। फिर हमारे पास है इनकम इलास्टिसिटी मेजरमेंट्स। हम इनकम लेवल को मेजर करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ गुड एंड चेंजेस इनकम, कि लोगों की इनकम जब चेंज होती है तो वो किस तरह के गुड्स की डिमांड इंक्रीज होती है। इस चीज को, ये जो एनालिसिस है इनकम इलास्टिसिटी मेजरमेंट, ये में ये चीज बावर करवाता है कि आया लोगों का कंसेप्ट क्या है, जिस इंटरनेशनल मार्केट में जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहां पे जो रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की जब इनकम लेवल चेंज होता है, इनकम इंक्रीज होती है, तो वो किन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फिर उससे हम ये चीज़ जस्टिफाई करते हैं कि हमें कौन-सी प्रोडक्ट बनानी है और किस तरह की डिमांड क्रिएट करनी है। कुछ प्रोडक्ट की अब देखें इनकम चेंज होने से भी हमारे पाकिस्तान में का तो ट्रेंड एक और है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये होता है कि उनका इनकम लेवल चेंज होने से उनका अ, जो ईटिंग पैटर्न है और जो क्लॉथिंग पैटर्न है, कपड़े वगैरह पहनने का, खाने-पीने का, वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता। वो उनका वही रहता है, इनकम कम है, ज़्यादा है, वो कपड़े एक ही तरह के पहनते हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ वो नहीं जाते। मार्केट एस्टिमेशन बाय एनालॉजी। For countries with limited data, estimating market potential can be a precarious exercise. Given the absence of hard data, one technique, estimation by analogy, can be useful in getting better feel for market potential in such countries. क्या है? Cross-sectional comparison approach involves taking known market size of product in one country and relating it to some economic indication. जी, हमारा मार्केट एस्टिमेशन क्या है? हम इस एनालॉजी के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहला हमारा क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन, कि हमारा हम मार्केट का साइज देखते हैं किसी एक प्रोडक्ट का किसी एक कंट्री में और फिर उसको हम उसी को किसी दूसरी कंट्री में भी डिफरेंट वे में कंसीडर करते हैं, यानी कि हर कंट्री को हम सेपरेटली लेकर चलते हैं।
अब जब हमने ये चीज़ देखनी है, मार्केट साइज़ को देखना है, तो उसमें हमने देखना है कि पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करना है, ठीक है? उसके बाद हमने देखना है, यही चीज़ फिर हमने दूसरी कंट्री में जाके इसी चीज़ को कैलकुलेट करना है, डिस्पोज़ेबल पर्सनल इनकम को, ताकि हमें पता चले कि क्रॉस सेक्शन कंपैरिज़न हो कि इस कंट्री के लोगों का कि इस कंट्री की मार्केट साइज़ और उनका इनकम लेवल क्या है और दूसरी कंट्री की मार्केट साइज़ और उनका इनकम लेवल क्या है। फिर हम टाइम सीरीज़ अप्रोच में आते हैं, इसमें हम क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि लोग किस तरह की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं या किस तरह की चीज़ें अपनी इनकम को किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं। फिर आता है कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली कंपैरिजन पे बेस करता है। हम इसके अंदर ये देखते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली गैप एनालिसिस करते हैं between estimation total market potential in the company says the gap can be divided into four categories: usage gap, comparative gap, product line gap, distribution gap। इस गैप को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर कि हम कंपेयर करते हैं अपने कंपेटिटर्स को दूसरे लोगों को, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपैरेटिव गैप क्या है, कौन सी चीज़ हम यहाँ पे बना के दे सेल कर सकते हैं जो कि हमें कंपैरेटिव एडवांटेज दे, किस तरह की प्रोडक्ट लाइन क्या है और किस प्रोडक्ट का गैप मौजूद है, लोग किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें गैप क्या है, कौन से लोग किस इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। फिर आता है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप को। हम एक क्लस्टर बना लेते हैं, हम 2, 3, 4 वेरिएबल्स को इकट्ठे करके तो फिर उनको कंबाइन एनालिसिस, कंबाइन स्टडी करते हैं, उसको एक क्लस्टर कहा जाता है। यहाँ पे देखें, क्लस्टर एनालिसिस द ग्रुप वेरिएबल्स इनटू क्लस्टर, दे मैक्सिमम विद इन ग्रुप सिमिलरिटीज एंड बिटवीन। क्लस्टर बनाए जाते हैं जिनकी आपस में सिमिलैरिटीज हों, एक जैसे हों, फिर उसी को हम आगे स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था 19, 20 और 21। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को दूसरे फेलोज के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।